हो गया। ठीक है, यहाँ तब तक क्लियर हो गया ना। अब ये जो है बाध्यकारी नहीं होता है, बोला जाता है कि जो है फंडामेंटल राइट जो है बाध्यकारी नहीं होता है। जैसे जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी जो है बाध्यकारी नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर आप इस फंडामेंटल राइट में जो भी दिया हुआ है पोजीशनिंग, अगर उसको नहीं मानते हैं तो ये नहीं कि कोई कोर्ट में जाकर आपको जो है उसको मानने के लिए बाध्य कर देगा, है ना। ये जो है नागरिकों को एक तरीके से क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित करने के लिए कर्तव्य जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे अधिकार है बच्चे का, माँ बाप पर तो अधिकार होता है ना कि माँ बाप जो है उसको भोजन देंगे, स्कूल देंगे, कॉलेज करेंगे, आप अधिकार से मांग लेते हैं। तो बच्चे का भी तो कर्तव्य बनाना चाहिए ना कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तब उनको जो है सेवा आप करें, उनको खाना खिलाएं। लेकिन ये जो है क्या है, ये कर्तव्य है, बाध्यकारी नहीं है। अब मान लीजिए जो बच्चे माँ बाप को नहीं करते हैं तो उसको तो जेल में नहीं भेज देते हैं, है ना, तो बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अब चूंकि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया है कि जो बच्चा माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो उसका प्रॉपर्टी का भी हकदार नहीं होगा। मतलब उसको प्रॉपर्टी भी माँ बाप चाहे तो नहीं दे सकते अगर उनका सेवा नहीं करेगा तब एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से बाध्यकारी कर दिया गया कि भाई सेवा करेंगे तभी प्रॉपर्टी मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। समझ में, जरूरी भी था। तो एक तरह से ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी जो है पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है बाध्यकारी है, या फिर क्वेश्चन और घुमा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन जो है परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, कौन जो है न्यायालय के द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है। तो उसमें से दे देगा फंडामेंटल राइट, है ना, मौलिक कर्तव्य, है ना, या फिर जो है संविधान संशोधन, चार को इस तरह से बना कर दे देगा और पूछ लेगा कौन बाध्यकारी नहीं है। तो उसमें से या तो डीपीएसपी हो जाएगा या तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ये दो पार्ट है जो बाध्यकारी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी, इसमें बाध्यकारी नहीं होने के बावजूद भी कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपको बाध्यकारी है। जैसे इसमें बोला गया है कि मतलब आपको जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है आदर करना चाहिए, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। लेकिन अगर आप राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का आदर नहीं करते हैं तो उसके लिए कानून बना हुआ है। अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग को राष्ट्रीय ध्वज का जो है दिया हुआ है, जो उसको फ्लैग कोड बोला जाता है, फ्लैग कोड जो दिया हुआ है, फ्लैग कोड में है कि आप झंडे का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आप मान लीजिए झंडे का प्रयोग पहले तो था सिर्फ सरकारी जो बिल्डिंग्स था उसी में तिरंगे को आप लगा सकते थे, लेकिन बाद में केसेस गया सुप्रीम कोर्ट में तो बोला गया कि हर कोई जो है झंडे का प्रयोग कर सकता है। अब अपने घर पे भी आप लगा सकते हैं, ऑफिस में भी लगा सकते हैं, कार्स में भी लगाते हैं, या झंडे को आप जो है कहीं पे मैच चल रहा है या कहीं भी आप अपने राष्ट्र को जो है अपने राष्ट्रीय भावना को समर्पित करने के लिए आप झंडे को लहरा भी सकते हैं। लेकिन झंडे के पास आपका पैर नहीं होना चाहिए। झंडे को आप जो है कपड़े बना के नहीं पहन सकते। जैसे अमेरिकन झंडे को कपड़ा बना के पहन लेते हैं, लेकिन आप कपड़ा बना के नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। या झंडे को जो है उल्टा आप नहीं लगाएंगे, जैसे झंडे का जो शेप है ना उसी हिसाब से लगाएंगे। झंडे का जो है जो उसका बनावट है उस बनावट में छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। तो आप अनादर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अनादर करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। द फ्लैग कोड में ये दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रगान का अनादर करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। तो कुछ चीज़ें क्या है कि भले ही ये बाध्यकारी नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, लेकिन उसको अलग से कोड करके उसको बाध्यकारी बनाया गया है। अब जैसे मान लीजिए आपको राष्ट्र के अखंडता को बनाए रखना है, संजोग रखना है, तो राष्ट्र की अखंडता को आप तोड़ेंगे तो उसके लिए तो बहुत सारा कानून है। खासकर सबसे पहला तो कानून ही है जिसको लोग बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अगर कोई भी राष्ट्र के खिलाफ, मतलब उसके अखंडता के खिलाफ काम करेगा तो उसके ऊपर तो राष्ट्रीय कानून लग जाएगा। तो समझ में आ रहा है, निवारक निरोध कानून ही लग जाएगा। फिर तो आप जेल चले जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे 3 महीना तक। तो कहीं कहीं लॉ के माध्यम से इसको बाध्यकारी बनाया गया है। अगर क्वेश्चन मेंस में पूछ देगा कि जो है जो है मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य के बारे में बताएं, दे देगा। क्या आप मानते हैं कि मौलिक कर्तव्य, ऐसे लिखे बोलेगा कि मौलिक कर्तव्य को बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, तो क्या आप मानते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है
कोई भी नागरिक मौलिक कर्तव्यों को नहीं मानता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है या उसको बाध्य नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो आपको ये तो बताना है कि हाँ बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फिर उसको काटना भी है कि नहीं, लेकिन अलग अलग जो है लॉ के माध्यम से इसके बहुत सारे जो फैक्ट हैं उसको जो है बाध्यकारी बनाया गया है। जैसे आप ध्वज संहिता बोल सकते हैं, राष्ट्रगान संहिता बोल सकते हैं, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का यूज कर सकते हैं। जो स्मारक है, स्मारकों को संरक्षण के लिए जो है उसके लिए एक्ट बना हुआ है कि आप जो है जो भी स्मारक है आप उसको गंदगी आप नहीं फैलाएंगे, फिर वहाँ फाइन लग जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। आप उसको तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, उसमें से जो भी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं आप उसकी चोरी नहीं करेंगे, तो उसके माध्यम से उसको रोक रहा है ना कि आप उसका जो है अनादर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कई तरीके से कानून को जो है कानून के माध्यम से भले बाध्यकारी नहीं लेकिन कानून के माध्यम से इसको फोर्सेबल बनाया गया है। तो आप उसको काट के वहाँ पर कुछ कुछ कानून का एग्जाम्पल देकर उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। तो मूल जो मौलिक कर्तव्य था, जो मूल मौलिक कर्तव्य था मौलिक जो कर्तव्य था उस मूल मौलिक कर्तव्य में 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है दिया हुआ था, ठीक है। 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, बाद में एक जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है जोड़ दिया गया। अभी जो है वर्तमान में 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। एक जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें अभिभावकों को जो है अपने बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट में 11वां जो है मौलिक कर्तव्य उसमें जो वो क्या है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है उसमें जोड़ा गया है, और उसमें अभिभावक या माता पिता को जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए या शिक्षा प्रदान का कर्तव्य जो है निर्धारित किया गया है। इसमें मेनली है कि शॉर्ट नोट्स में अगर क्वेश्चन आएगा भी तो शॉर्ट नोट्स में आएगा, तो इसका जो 10-11 मौलिक कर्तव्य है उसी को आपको लिख देना है और थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर। लाइन चेंज कीजिए, देखिए आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A आर्टिकल 51A डेश दीजिए। देखिए भारत के प्रत्येक का यह कर्तव्य होगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह आप डैश दीजिए उसमें और 1 नंबर लिखिए, लाइन चेंज कीजिए और नीचे से लिखिए 1 नंबर। संविधान का पालन करें, पहला नंबर में लिखिए संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे
और उसे अक्षुण्ण रखें, और उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण रखें। ये वर्ड बोलने में बहुत लोग गड़बड़ा जाता है। मतलब उसको बना के रखना है ना, उसको संजो के रखना है ना, मतलब ऐसा है कि जिसको ख़त्म ना किया जा सके। अभी देखो लोकसभा का जो मेंबर है, अभी मेंबर का जो है सबका शपथ हो रहा है ना, जब तक शपथ नहीं होगा, ओथ नहीं होगा, तब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा। भले आप चुन लीजिए, बिना ओथ का कोई भी कोई भी पद है, चाहे वो कोई भी सार्वजनिक पद है, अगर आप उसमें ओथ नहीं लेते हैं तब तक उस पद पर आप जो है ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो पद पर तभी आप ग्रहण होगा जब आप उसका ओथ लेंगे। जितना पार्लियामेंट मेंबर चुन के आए हैं, चुन के जरूर आ गए हैं, लेकिन जब तक ओथ नहीं लेंगे तब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होंगे। समझ में आया? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन ओथ कौन देता है, कौन दिलवाता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। न्यूज़ तुम लोग देखते नहीं हो क्या? न्यूज़ नहीं देखते हो? नहीं तो क्या देखते हैं मोबाइल पे? रील्स हैं? रील्स तो देखते होंगे जरूर। हैं? हाँ, पिछले वाला होंगे ना? बताओ। अभी इतना न्यूज़ में चल रहा है, इसीलिए तो बोलते हैं कि सिविल सर्वेंट के बच्चों को आँख और कान खुला रखना चाहिए हमेशा। समझ में? चलते चलते क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है और सुनते सुनते क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो आँख और कान नहीं खोल कर रखोगे तो कैसे होगा? खाली रील्स देखने से काम थोड़े चलेगा। रील्स तो आजकल तो मतलब बच्चा से लेके बूढ़ा तक अलग अलग कैटेगरी है रील्स देखने का। मालूम चला कि बूढ़ा लोग है तो भजन वाला रील्स देख रहा है, सब छोटा छोटा शॉर्ट। आजकल सब 10 ओवर का मैच खेलने लगा है। लंबा थोड़े उनको वीडियो अच्छा लगता है, कटिंग वाला अच्छा लगता है। नहीं, अभी जो है 2 दिन से अभी ओथ चल रहा है, शपथ जो है लिया जा रहा है लोकसभा में, और उसमें कम से कम कितना भी तो 5 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। देखो, लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है? जो सांसद होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ये दोनों वही बनता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। लेकिन लोकसभा के जब विघटन हो जाता है उसके बाद कोई भी व्यक्ति तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा ही नहीं। विघटन का मतलब क्या? खत्म आपका संसदीय, समझ में? कार्यकाल खत्म हो गया आपका, तो कोई तो नहीं रहेगा। तो जो अध्यक्ष पुराना है वो भी तो एक पार्लियामेंट मेंबर है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का खत्म हो गया तो अध्यक्ष भी खत्म हो गया, उपाध्यक्ष भी खत्म हो गया, कोई नहीं रहेगा। फिर नया चुनाव हुआ, नया चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया, लेकिन वो तब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता है जब तक वो ओथ नहीं ले लेता है। तो ओथ लेने के लिए किसी एक व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति क्या बनाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। नाम सुने प्रोटेम स्पीकर का? प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किया जाता है और वो राष्ट्रपति करते हैं किसी व्यक्ति को, समझ में? तो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और प्रोटेम स्पीकर ही जो है ओथ दिलवाते हैं, समझ में? प्रोटेम स्पीकर जो है ओथ दिलवाते हैं सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और फिर जो है प्रोटेम स्पीकर ही जो है अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सर्वसम्मति से अध्यक्ष बन गया तो उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। फिर वो प्रोटेम स्पीकर जो है अध्यक्ष को कुर्सी सौंप देता है
प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष की कुर्सी पर होता है। जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर हट जाते हैं और अध्यक्ष जो है उस कुर्सी पर आ जाता है। ठीक है, यदि चुनाव होता है अध्यक्ष का, अगर सर्वसम्मति से बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चुनाव हुआ तो फिर प्रोटेम स्पीकर ही चुनाव करवाते हैं। तब फिर उसमें जो है दोनों साइड से जो है उसका ओपिनियन लेते हैं या तो फिर मत का विभाजन भी करवाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं। हाँ, तब जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और फिर प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। समझ में? तो प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं पहला। नवनिर्वाचित जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उसको शपथ कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर। अभी तो कार्रवाई देखोगे तभी तो ओम बिरला की शपथ वही दिलवाए, प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है इस बार हुआ, इसके पहले जो है 1951 में हुआ था, 51-52 में, समझ में? और उसके बाद कभी नहीं हुआ। उसके बाद सर्वसम्मति से जो है लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता था, मतलब विपक्ष और सदन के जो भी पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सर्वसम्मति से चुन लिया जाता था। लेकिन इस बार जो है सर्वसम्मति नहीं बन पाया, इसलिए जो है चुनाव हुआ लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, आज ही तो चुनाव था। अब चूँकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत था तो चुन लिए जाएंगे ही, लेकिन एक इंडिकेशन होता है विरोध करने का कि जो है हम सहमत नहीं हैं जिसको आप चुन रहे हैं, इसलिए जो है हम अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इस लोकसभा का जो है चुनाव जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है पहली बार कब हुआ था? ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहली बार 1952 में हुआ था, 51-52 में, उसके बाद नहीं हुआ है। समझ में? और पूछ लेगा कि जो है इस बार लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ कौन कैंडिडेट था? तो के सुरेश करके थे, केरला के सांसद थे 8 बार के, वो जो है कैंडिडेट थे। ठीक है, ओम बिरला के अपोजिट में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना, बहुत दिन के बाद हुआ इतिहास में, तो इम्पोर्टेंट है। फिर पूछ लेगा एलओपी के बारे में, है ना, लीडर ऑफ ओपोजिशन, लोकसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन तो कौन है? तभी लीडर ऑफ ओपोजिशन चुना गया आज राहुल गांधी को। ठीक है, लीडर ऑफ ओपोजिशन बहुत पावरफुल पोस्ट होता है, बहुत पावरफुल, मतलब इतना पावरफुल कि प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है। प्रधानमंत्री अभी लीडर ऑफ ओपोजिशन को जो है जितना भी नियुक्ति होगा, जितना भी नियुक्ति सीबीआई, ईडी, निर्वाचन आयोग, है ना, केग, जो भी नियुक्ति है, संवैधानिक पद है, उस सब नियुक्ति में लीडर ऑफ ओपोजिशन सदस्य के रूप में होता है सब में। अब जो भी चुना जाएगा, मान लीजिए निर्वाचन आयोग का चेयरमैन ही चुना जाएगा, तो प्रधानमंत्री, ऑपोजिशन ऑफ लीडर और एक कोई कैबिनेट मंत्री, तीनों मिल के चुनते हैं। ठीक है, तो अब जो है प्रधानमंत्री, ऑपोजिशन ऑफ लीडर जो है लोकसभा का राहुल गांधी, और एक कोई कैबिनेट मंत्री होगा, तीनों मिल के अब चुनेंगे। मतलब अब क्या है, उसके अलावा एलओपी जो है ना, लोकसभा में जो ऑपोजिशन ऑफ लीडर हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। जो कैबिनेट मंत्री मतलब जो होम मिनिस्टर है उसके इक्विवेलेंट जो है उनको दर्जा दिया जाता है, मतलब उसी तरीके से मकान मिलेगा, भत्ता मिलेगा, सुविधा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। समझ में? तो पावरफुल पोस्ट होता है। अब एलओपी चुने जाने के लिए कितना जो है सीट चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 10 साल से कोई एलओपी नहीं था, क्योंकि कुल लोकसभा सदस्यों का 10%, जिस पार्टी के पास सीट आता है वही उसी पार्टी का कोई व्यक्ति एलओपी चुनाता है। तो कुल लोकसभा सीट का 10% मतलब 55 सीट आना चाहिए। 552 है ना, 55 सीट आना चाहिए किसी के पास। तो पिछले 10 साल में किसी पार्टी का 55 सीट नहीं था। कांग्रेस एक बार 52 थी, एक बार 44 थी, एक बार 52 सीट आया था। इस बार कांग्रेस का 100 सीट है, 100 सीट हुआ, तो इसलिए एलओपी अब कांग्रेस के पास आया। और उसमें से जो है पार्टी किसी एक व्यक्ति को चुनता है कि ये प्रस्ताव पारित करती है कि ये हमारा एलओपी होगा, मतलब लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। तो उसमें कल प्रस्ताव पास किया गया था
कि लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है राहुल गांधी हैं, ठीक है। तो जो है आज जो है प्रस्ताव पास कर दिया गया, और आज जो है जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता दोनों उनको ले जाके आसन पर छोड़ते हैं एक साथ। तो बहुत पावरफुल पोस्ट है, क्वेश्चन इतना हो गया। तीसरा है ओथ लेने समय कल जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है, ओवैसी का नाम सुना है ना, जो तेलंगाना से जो है एमपी हैं। अब ओथ लेने समय लोग जो है ओथ लेने के बाद जो है कोई भारत माता की जय बोलता है, कोई जो है जय हिंद का बोलता है, कोई जो है जय संविधान बोलता है, मतलब अपना अपना जो है स्लोगन देता है। कल जो है वो जब लिया तो फिलिस्तीन का नाम ले लिया गया, है ना। ओवैसी जो है फ़लस्तीन का नाम लिया कि जय फ़लस्तीन, इस तरह से जो है बोला गया। अब इसमें जो है विवाद हो गया कि जो है किसी दूसरे राष्ट्र का नाम लेना, किसी दूसरे राष्ट्र का, क्योंकि सदन के बाहर नाम लिया जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन सदन के अंदर का मामला है, पार्लियामेंट के अंदर का मामला है। तो पार्लियामेंट के अंदर में किसी दूसरे देश के प्रति आदर दिखाना गलत है या सही है। अब चूंकि ये मामला है, अब इस पर केस गया है, शिकायत चला गया है। अब ये देखना है कि सांसदों को अयोग्य करार करने के लिए जो है आर्टिकल 105 में जो है दिया हुआ है कि किस आधार पर सांसदों को अयोग्य करार कर दिया जाएगा। अब उसमें ये देखना कि एक आर्टिकल्स कहीं फ्लैश कर रहा था, हम पढ़े नहीं है, 93 आर्टिकल्स का जिक्र किया जा रहा था कि उसमें दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे संसद के अंदर में कोई दूसरे देश के प्रति अगर अपना श्रद्धा दिखाता है तो उसकी उस आधार पर उसकी संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है, ठीक है। ये फ्लैश हो रहा है, अभी हम उसको पढ़े नहीं, हम कंफर्म नहीं बता रहे। अगर ये है प्रोविज़न आर्टिकल्स में तो हो सकता है कि प्रस्ताव दे दिया जाए कि दूसरे देश के प्रति जो है श्रद्धा दिखाने पर संसद सदस्यता समाप्त कर दिया जाए। हाँ, शपथ लेते समय ऐसे संसद में कैसे बोल सकते हैं आप दूसरे, मतलब एक होता है क्रिटिसिज्म करना, और एक होता है जय फ़लस्तीन बोलना। मतलब है कि आप किसी देश के प्रति क्या कर रहे हैं, अपना श्रद्धा दिखा रहे हैं, समझ में। तो ये चीज़ जो है अभी इसमें कंफर्म डिसीजन नहीं कि मतलब सही है, उसमें सदस्यता जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर सदस्यता जाएगा तो अपने आप में अनोखा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है ऐसा किसी भी पूरे हिस्ट्री में किसी व्यक्ति का सदस्यता नहीं किया। हाँ, फिर खाली हो जाएगा सीट, फिर से चुनाव होगा उसमें। इसमें नियम है, अगर किसी की सदस्यता चला जाता है तो 6 मंथ के अंदर में चुनाव होना आवश्यक है। जैसे राहुल गांधी 2 जगह से चुना गया, 2 जगह चुने गए, एक वायनाड एक रायबरेली। तो किसी सीट में ओथ लेने से पहले एक सीट खाली करना पड़ता है, क्योंकि 2 सीट आप नहीं रख सकते हैं। खड़े हो सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन कोई एक सीट ही आपको रखना होगा। तो रायबरेली रख लिया गया, वायनाड खाली कर दिया गया। तो वायनाड में जो है 6 मंथ के अंदर में चुनाव करवाना आवश्यक होगा। नियम है कि कोई भी सीट खाली होता है तो 6 मंथ के अंदर में उसमें चुनाव हो जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग 6 मंथ के अंदर में उसमें चुनाव करवाए, समझ में। तो ये 10 फैक्ट बता दिए तुमको, जहाँ पे जो है ये सिर्फ देख के तुम सीख जाओगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूज़ देखते रहोगे ना तो 10 फैक्ट आ जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर क्या करवाता है, लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति कैसे होता है, लोकसभा में ऑपोजिशन ऑफ लीडर का जो है किस प्रकार से दर्जा दिया जाता है, दर्जा में क्या महत्व है, समझ में। तो 10 फैक्ट तुमको मिल जाएगा। किसी की सदस्यता कैसे रद्द करना है वो मिल जाएगा, क्लियर। तो इसलिए बोलते हैं कि आँख और कान खुला रखते हैं। आधा से ज़्यादा पढ़ाई उसी में होता है, किताब से कम देखने से ज़्यादा ही होता है। और देखा वो चीज़ याद हो जाएगा, समझ में। न्यूज़ डेली देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए, न्यूज़ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 2 घंटा सुबह उठिए तो कम से कम न्यूज़पेपर ही पढ़ लो, उसी में सारा कुछ मिल जाएगा। और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, फिर बाद में बर्डन ही नहीं रहेगा तुमको। बाद में जो बर्डन आ जाता है इतना मोटा मोटा लेके जो है प्रतियोगिता दर्पण का रिसर्च का लेके पढ़ना स्टार्ट करते हैं
तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डेली फैक्ट 4 को 10 को याद हो जाएगा। डेली पेपर पढ़िएगा, 10 को फैक्ट निकल के आ जाएगा। और पेपर लेके आइएगा, आप टिक मार देंगे, पढ़ लीजिएगा उसको। कोई भी हिंदी का पेपर है तो हिंदी के पेपर में जो है कोई भी पेपर लेके आइए, जेपीएससी के लिए प्रभात खबर ठीक है, प्रभात खबर लेके आइए, मार देंगे, टिक मार दें, खाली उसी को पढ़ना, पूरा पेपर पढ़ना ही नहीं है। जिस पर टिक मार दिए उसको पढ़ लीजिए, और उसको कॉपी में जो इम्पोर्टेंट है नोट डाउन करके रख लीजिए रिवीजन करने के लिए। तो ऐसे तैयार हो जाता है। तो ये काम अभी से करना पड़ेगा। आप लोग का भी वैकेंसी आ रहा है। कल हमारी बात हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो शायद हो सकता है कि जो है अगस्त तक आ जाए वैकेंसी। इन लोग जुलाई तक टारगेट रखा है इंटरव्यू करवाने का। जुलाई में टारगेट है इंटरव्यू करवाने का, इसका जेपीएससी का 11th वाला। 11th का जो भी एग्ज़ाम हुआ ना मेंस का, ये जुलाई तक इन लोग टारगेट रखा है कि जुलाई में इंटरव्यू का कंडक्ट करवाना है। रिजल्ट जुलाई तक दे देगा इन लोग, और रिजल्ट के 10 दिन बाद इंटरव्यू करवा देगा, और वैकेंसी भी नया डालेगा 12वां का। 12वां या 12 से लेकर 14 तक है शायद, हैं? अभी 11 से 13 हुआ, तो 14वां जो है आपका होगा 14th। तो 14th का वैकेंसी आने वाला है, तो मौका मिलेगा ना। आप लोग तो उसी में जाइएगा, 14th वाले में। इस बार तो दिए नहीं है, या दिए होंगे तो मान लीजिए पीटी नहीं हुआ होगा, तो 14th में कम से कम लेना है ना, तो काम करना होगा अभी से, ना तो फिर उसमें कहाँ मौका मिलेगा। सरकार एकदम तेज़ी में है, ताकि नवंबर में चुनाव है झारखंड में, तो नवंबर के पहले वैकेंसी ऑर्डर देना चाह रहा है सरकार। जो है अगस्त या सितंबर में वैकेंसी दे के पीटी करवा ले कम से कम, उसके बाद जाएगा तो फ़ायदा होगा ना। अब झारखंड में जो है वैकेंसी तड़ा देना स्टार्ट कर दिया। अभी तो बोल रहा कि जो है 14,000 वैकेंसी फिर निकालेंगे। अभी अलग अलग पद पे खाली है, सबका वैकेंसी निकलेगा अभी टनाटन। और जो है मतलब हमको लगता है कि सीजीएल अधिक झारखंड का जो ये है ना सीजीएल वाला ना, जेएसएससी वाला, वो भी एग्ज़ाम होगा, एकदम होगा। वो एग्ज़ाम तुम्हारा अगस्त तक हो जाएगा जेएसएससी का। उसमें इतना प्रेशर हाई है ना, इतना प्रेशर हाई है, बोल रहा था कि इतना मतलब सरकार एकदम बोल के रखी, उसको किसी तरह कंडक्ट करवा कर नवंबर के पहले अपॉइंटमेंट लेटर देना है। सरकार को दिखाना तो है कि हम रोज़गार दिए हैं। लास्ट टाइम में पिछला 4 साल में क्या हुआ कोई नहीं याद रखता है, 6 महीना में कितना दिए वो याद हो जाएगा। सरकार इतना वैकेंसी तो दी, इतना रोज़गार तो मिला, समझ में, इसलिए दे देगा। एक्टिव थोड़ा सा आप लोग को रहना पड़ेगा। चलिए तीसरा लिखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट चौथा नंबर, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट, भारत के सभी लोगों में समरसता, भारत के सभी लोगों में
समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। उसी में लिखिएगा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट, हमारी सामासिक मतलब मिला जुला। हमारी सामासिक, जिसको बोलते हैं ना गंगा यमुना जो है संस्कृति, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट, हाँ, प्राणी मात्र मतलब जो भी प्राणी है उसको प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन
तथा सुधार की भावना का विकास करें, तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, नई ऊंचाइयों को छू ले। और लास्ट लिखिए, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथा स्थिति अपने बच्चे एवं मत लिखिएगा, अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, यही 11 जो है मौलिक कर्तव्य है। अब इसमें बहुत सारा देखो, अब जैसे देखो, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। सिंपल सी बात है, जो भी संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, आप उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये तो बोला गया कर्तव्य है। एक नागरिक के रूप में आपको क्या है, भारत की अखंडता को बचा कर रखना, बना कर रखना है, एकता को बना कर रखना है ना, उसकी प्रभुता को बचा कर रखना है। तो वैसे स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उसकी अखंडता को तोड़ने का प्रयास करता है तो मौलिक कर्तव्य है, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अगर तोड़ने का प्रयास करता है
कोई जो है अलग देश बनाने का प्रयास करता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर अलगाववाद, अलगाववाद, उग्रवाद, ये दोनों में डिफरेंस है, समझ में। हम लोग बोलते हैं अलगाववादी, उग्रवादी, है ना, तो दोनों में डिफरेंस है ना। अलगाववादी का मतलब होता है अलग होना, समझ में। जो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो विद्रोह हुआ या हो, अभी भी लगभग अब तो बंद हो गया, लेकिन जो विद्रोह चला, चाहे नागा आंदोलन चला हो, उल्फा आंदोलन चला हो, है ना, या असम विद्रोह चला हो, वो सब क्या थे, नागालैंड, मणिपुर, है ना, असम का कुछ पार्ट्स, वो सब जो है अलगाववाद था। वो अलग होने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उनका मानना था कि हमारा जो कल्चर है और जो हमारी बनावट है वो भारत के साथ नहीं मिलता है। हमारा कल्चरल जो है डाइवर्सिटी है, हमारा जो है जेनेटिक्स जो है डाइवर्सिटी है, इसलिए जो है हम अलग जो है राष्ट्र के रूप में जो है हमारा निर्माण होना चाहिए। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों ने जो है, चूँकि हमारे ऊपर जो है, चूँकि हमारा अलग राष्ट्र था, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जो है कब्जा कर लिया और भारत में मिला लिया। जब अंग्रेज़ चले गए तो भारत को ये क्षेत्र जो है देकर चले गए, तो इसलिए हमारा जो है अलग अस्तित्व है, हमको अलग जो है राष्ट्र के रूप में मिलना चाहिए मान्यता। कौन? हाँ, हाँ, पासपोर्ट इशू नहीं होता है। पासपोर्ट सिर्फ भारत में एक ही राज्य के लिए अलग चलता था, वो था जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सब जितने भी राज्य हैं सब में एक ही पासपोर्ट चलता है, एक ही सिटीजनशिप है, एक ही पासपोर्ट है। जम्मू एंड कश्मीर में अलग सिटीजनशिप इसलिए अलग पासपोर्ट था क्योंकि उसमें लिखा रहता था सिटीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड सिटीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है, चूँकि पहले था, अब वो भी ख़त्म हो गया। अब भारत के किसी भी क्षेत्र का अलग से ना पासपोर्ट लागू होता है, ना ही अलग से जो है उनका नागरिक के रूप में मान्यता मिलता है। हाँ, ये ज़रूर था कि वो लोग अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तो उन लोगों ने विद्रोह कर लिया, हथियार उठा लिया। तो परिणामतः उस विद्रोह को दबाने के लिए सेना को भेज दिया गया। सेना जो है वहाँ पे दबाने का प्रयास की विद्रोह को, और शांति समझौता भी करने का प्रयास किया। शांति समझौता किया गया। नागा जो विद्रोह हुआ था वो अलग होने के लिए विद्रोह था, उसमें जो है नागा विद्रोह को दबाने के लिए या शांति समझौता करने के लिए जो है वहाँ पे नागालैंड के लिए स्पेशल स्टेटस जो है स्टेट को दिया गया, और उसमें जो है कुछ प्रोविज़न किया गया कि भले जो है ये भारत के अंतर्गत ही रहेगा, लेकिन एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह जो है इसका प्रोविज़न होगा। तो नागालैंड में जो है नागा स्टेट एक्ट पास किया गया था, और उसमें जो है ऑटोनोमस बॉडी के रूप में जो है नागालैंड को जो है कुछ पावर दिया गया। दूसरा था कि भाई वहाँ पे किसी दूसरे को एंट्री नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि जो है वहाँ पे कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसको कोई दूसरा कोई ख़त्म ना कर सके। इसलिए अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति जाता है या कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ पे बसना चाहता है, तो वो वहाँ पे जो ऑटोनोमस जो बॉडी है, जो स्टेट ऑटोनोमस या डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस जो बॉडी है, वो ऑटोनोमस बॉडी ही डिसीजन लेता है। जैसे कोई भी कंपनी को हम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो ऑटोनोमस बॉडी डिसीजन लेगा कि हाँ इसको इन्वेस्टमेंट के लिए इसको लैंड देना है कि नहीं देना है। अगर वो डिसीजन ले लेगा तो फिर उसको दे सकता है। जैसे ONGC जो है वहाँ पे तेल का खुदाई करने के लिए जो है वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लगाई थी, तो उसका जो ऑटोनोमस बॉडी है वो उसने परमिशन दिया था। हाँ, स्पेशल उन लोग को स्टेटस भी दिया हुआ है, 6 शेड्यूल्स में भी दिया हुआ है। कुछ राज्य 6 शेड्यूल्स में है और कुछ राज्य जो है 5th शेड्यूल्स में भी है। हाँ, इसलिए उनको कुछ ज़्यादा पावर दिया हुआ उस स्टेट को। इसलिए जैसे केंद्रीय कानून को भी बनता है तो वहाँ के विधानसभा उसको परमिशन देती है तभी वो लागू होता है, ठीक है। तो कुछ स्पेशल पावर उनको दिया हुआ है इसलिए कि जो है अलगाववाद को समाप्त किया जा सके। अब तो लगभग शांति समझौता हो चुका है, अब कोई अलगाववाद वाला मामला नहीं चल रहा है। थोड़ा अब मणिपुर में जो है तो वो 2 गुटों का झड़प है, वो अलगाववाद के लिए नहीं है, वो 2 गुट का जो है हावी होने के लिए जो है मतई और जो है एक और है गुट कुकी, मैतई और कुकी दोनों जो है
हावी होने के लिए जो है, राज्य में अपना प्रभाव के लिए एक दूसरे से जो है लड़ाई कर रहे हैं, है ना। जैसे बोला जाता कुकी जो है वहाँ का जो है ओरिजिनल जो है लोग हैं, मैतई जो है मतलब वो वहाँ का आए हुए लोग जो है हैं, ठीक है। तो दोनों प्रभाव जो होना चाहता है। खालिस्तान का देखो, खालिस्तान वाला क्या था ना, एक्चुअली क्या था, जैसे पाकिस्तान बना है ना, तो पाकिस्तान बनने के बाद जो है कई क्षेत्र था जो विवादित था, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये 3 क्षेत्र था जो विवादित था, मतलब जो कहीं शामिल नहीं हुआ था। तो तीनों क्षेत्रों में भारत को बढ़त मिला। जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया, हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिला लिया गया। पाकिस्तान चाहता था कि हैदराबाद जो है पाकिस्तान में मिले, है ना। पाकिस्तान का जो है ये डिसीजन था, मतलब ये वो चाहता था, और जो हैदराबाद का जो नवाब था वो भी चाहता था कि पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव था, ठीक है। तो लेकिन जो है उसको भारत पुलिस कार्रवाई करके उसको मिला ली, ठीक है। बचा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो है जो पाकिस्तानी थे, जब देखा कि ये दोनों क्षेत्र भारत में चला गया, तो जो है अपनी सेना को जो है जम्मू एंड कश्मीर में भेज दी। लेकिन सेना ना भेज कर जो है वो कबीलाई के भेष में भेजा गया था, है ना। अब जो भेड़ उड़ चढ़ाते हैं उनके भेष में, और वो जो है उसके भेष में आकर आक्रमण कर दिया गया था। तो आक्रमण जब किया गया तो जो है उस समय तो भारत कश्मीर जो है क्या था, स्वतंत्र था, और वहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह, ठीक है। जो कर्ण सिंह हैं उन्हीं के पिताजी थे हरि सिंह। तो हरि सिंह के पास में जो है वो राज था, और वो अपने आप को घोषणा कर दिए थे कि हम जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में रहेंगे, अलग राज्य के रूप में, ना पाकिस्तान में मिलेंगे ना हिंदुस्तान में मिलेंगे। तो परिणाम क्या हुआ, जब आक्रमण कर दिया तो उनके पास उतना संसाधन ही नहीं था, सेना ही नहीं था, तो भारत से मदद मांगे। नेहरू से बोले कि भाई हमको मदद कीजिए, पाकिस्तान आक्रमण कर दिया है हमारे ऊपर, 1948 के बात है। तो नेहरू बोले कि भाई आप चूँकि अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित किए हैं, तो आपके यहाँ हम सेना कैसे भेजेंगे, आपके यहाँ सेना हम भेजेंगे तो सिंपल से बात है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, समझ में। तो बोले कि तो फिर वो कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर हम आपके यहाँ, तभी हम आपको मदद कर सकते हैं जब अपने राज्य का विलय कर देंगे भारत में, समझ में। तो हरि सिंह तैयार हो गए, और जो है भारत में जो है कश्मीर राज्य का जो है विलय कर दिया गया। तो संधि हुआ, हस्ताक्षर हुआ, और कश्मीर राज्य जो भारत पर विलय हो गया। अब पेपर के आधार पर कश्मीर अब किसका हो गया, भारत का। और जब भारत का हुआ तो बोला जाता है कि सेना जो है भेज दिया गया, सेना भेजा गया। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ था। सेना भेजा गया, सेना भेजने के बाद जो है, चूँकि वो पहाड़ी दुर्गम इलाका है जहाँ पर बर्फ़ वाला क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्रों में युद्ध करना आसान नहीं होता है, ठीक है। और बोला जाता है कि जब सेना भेजा गया तब बर्फबारी भी हो रहा था। तो यहीं पे जो है नेहरू जो है समझदारी बोलो या मिस्टेक बोलो, जो भी बोलो, माना जाता है कि जो है पक्ष वाला जो है उसको बोलते हैं कि नेहरू जो है भारत के हित में काम किए थे। लेकिन जो विपक्ष थे वो मानते हैं कि नेहरू का बहुत बड़ा गलती था कि नेहरू क्या किए, इस मामले को लेकर यूएनओ चले गए कि भाई देखिए ये संधि पत्र है, भारत का कश्मीर का विलय भारत में हो गया है, और पाकिस्तान जो है इलीगल तरीके से भारत पर जो है आक्रमण कर दिया है। यूएनओ जो है इसमें इंटरफेयर करे और पाकिस्तानी सेना को जो है वापस लौटने के लिए बोले। ये नेहरू प्रस्ताव यूएनओ में डाले, लेकिन यूएनओ में जो है खेला हो गया। यूएनओ क्या की, तो वहाँ से प्रस्ताव पास कर दिया गया, चूँकि यूएनओ में प्रभाव अमेरिका का ज़्यादा था, और अमेरिका का जो है सपोर्टर पाकिस्तान था, है ना। भारत तो निर्गुट सम्मेलन में चला गया था, तो पाकिस्तान का सपोर्टर था। तो बोला जाता है कि अमेरिका के दबाव में जो है यूएनओ ने जो है क्या किया, सबसे पहले जो है बोला कि युद्ध विराम करने के लिए, है ना। तो बोला कि पहले आप लोग युद्ध विराम कर दीजिए। जो युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान में, पहला युद्ध ही 1948 में हुआ, तो युद्ध विराम हो गया। तो जहाँ पे पाकिस्तानी सेना रह गई और जहाँ पे हिंदुस्तानी सेना रह गई, वो युद्ध विराम का मतलब जो जहाँ था वहीं रुक गया, ठीक है। तो तब तक कश्मीर में पाकिस्तानी सेना घुस चुकी थी, समझ में। तो युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम हुआ तो जहाँ पे युद्ध विराम हुआ वो क्षेत्र पीओके कहला गया,
और ये क्षेत्र जो है कश्मीर भारत का हो गया। अब इस पर डिसीजन लेना था यूएनओ को कि जो है कश्मीर किसका है, ठीक है। तो इस डिसीजन में क्या हुआ कि अब यहाँ पे राजनीतिक स्टार्ट हो गया। नेहरू गए थे कि चलो यूएनओ बोलेगा पाकिस्तान को हटने के लिए और क्षेत्र हमको मिल जाएगा, लेकिन नेहरू को पता ही नहीं था कि जब यूएनओ में चला गया तो वहाँ पे पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो गया। और पॉलिटिक्स ऐसा होने लगा कि तब से जो है यूएनओ का मामला, यूएनओ में कश्मीर का मामले को लेकर कई बार राजनीति हुआ, कई बार प्रस्ताव पास करने का प्रयास किया गया और भारत को दबाने का भी प्रयास हुआ। समझ में मामला फंस गया। कभी ओपिनियन जनमत संग्रह की बात हो तो पाकिस्तान मुकर जाए, कभी कुछ हो। अब भारत में क्या हुआ कि जब जहाँ पर जो था, जो पार्ट कश्मीर का रहा या भारतीय सेना थी वो भारत में शामिल हो गया। अब वहाँ पे विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। बोला जाता है कि जो वहाँ पे मुस्लिम जो आबादी था कश्मीर में, वो जो है विरोध करने लगा। खासकर यही जो अभी कौन अब्दुल्ला कोई है ना अभी कश्मीर में जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ उमर अब्दुल्ला का जो है पिताजी थे शेख अब्दुल्ला, है ना, शेख अब्दुल्ला, वो विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे। तो विद्रोह ये कि हम स्वतंत्र राज्य थे, हम भारत में जाकर उसके अधीन हो गए। उनका कहना था कि भारत में जाकर अधीन हो गए, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो गई। अलग अलग तरह से जो बात होने लगा, तो ऐसी स्थिति में जो है बोला जाता है कि कश्मीर को लेकर जो है नेहरू बोले कि देखिए भले जो है भारत में शामिल हो गया, लेकिन ये एक तरह से स्वायत्त राज्य के रूप में रहेगा और इसी के लिए जो इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया गया, जहाँ पे उसका अपना संविधान हो, अपना झंडा हो, जो भी है, और जो है विधानसभा अपना कानून बना सकता है। बस उस पर भारत का अधिकार क्या था, विदेश नीति, सेना और संचार, इन चीज़ पे भारत का जो है अधिकार रखा गया। एक प्रस्ताव पास किया गया संसद में और उसको 35A के तहत जो है उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। तो फिर वो कश्मीर भारत के अंग बन गया। लेकिन जो पीओके का मामला था वो मामला जो है चलता रहा यूएनओ में, कई बार राजनीति हुआ, निकल नहीं पाए। ये मामला तब खत्म हुआ जब इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी जो है जब आई तब जो है इंदिरा गांधी का भी बोला जाता है कि मतलब जो है बांग्लादेश, जहाँ पे बंगाली लोग थे, जो बंगाल को काट के बांग्लादेश बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे बंगाली लोग थे, संस्कृति भी जो है बंगाल की तरह ही था, तो उस क्षेत्र में जो है असंतुष्टि उभर रहा था। कुछ लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में था। पाकिस्तान पहले दो भाग में था, पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी है और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, दो भाग में था। तो इधर से भी पाकिस्तान घेरे हुआ था और इधर से भी घेरे हुए था, दोनों साइड से। तो बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो है वहाँ पे जो विद्रोह था उसको सुलगाने का काम जो इंदिरा गांधी करवाई थी। मतलब जो है वहाँ विद्रोह भड़के और जो है वहाँ पे भड़केगा तो फिर बाद में सपोर्ट कर दिया जाएगा, और हुआ भी वही। वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जो है, जो हसीना है उसके फादर थे, उसके नेतृत्व में विद्रोह भड़कना स्टार्ट हुआ। और भड़कना स्टार्ट हुआ तो जो है पाकिस्तानी सेना मारना स्टार्ट की, सब लोगों को मारना स्टार्ट की, खूब बड़ा आंदोलन हो गया। मारना स्टार्ट किया तो भारत की तरफ लोग माइग्रेट करना स्टार्ट किए माइग्रेट करना स्टार्ट किए। तो इसी को बेस बनाकर इंदिरा गांधी जो है सेना भेज दी। मानिक साहब उस समय जो है जनरल थे सेना का, बोला गया कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन जो है बांग्लादेश जो है टूटना चाहिए, जो भी हो। मानिक साहब भारतीय सेना गई, एक सप्ताह भी युद्ध नहीं हुआ और जो है पाकिस्तानी सेना जो है सरेंडर कर दी। सरेंडर कर दी तो लगभग 90,000 सेना जो है पाकिस्तान का सरेंडर हो गया, इसको बंधक बना लिया गया। पहला समय था जब पाकिस्तानी सेना को बंधक बनाया गया था भारतीय सेना द्वारा। अभी इतनी थोड़ा बड़ा नहीं, 90,000 मामूली सेना नहीं था उस समय, बंधक बना कर रख लिया गया, समझ में। और उसके बाद जो है बोला जाता है उस समय इतना दबाव था इंदिरा गांधी के सामने, इतना दबाव था कि अमेरिका जो है हिंद महासागर में अपना युद्धपोत भेज दिया था कि अगर जो है अपने सेना पीछे नहीं लेंगे तो आक्रमण कर देंगे भारत पे। पाकिस्तान के सपोर्ट में युद्धपोत खड़ा हो गया, 1 महीना खड़ा रहा था युद्धपोत। आज आक्रमण करेंगे, कल आक्रमण करेंगे, परसों आक्रमण करेंगे, इस तरह से जो है डर फैला दिया गया था। बोला जाता कि इंदिरा गांधी थी कि झुकी नहीं, समझ में। और फिर जो है ये भी चली गई रसिया, ये भी रसिया चली गई दौरा करने के लिए। और रसिया जब गई तो वहाँ से सपोर्ट मिल गया इंदिरा गांधी को।
बोला कि अगर भारत पे अगर आक्रमण होता है तो रसिया मानेगा कि जो है ये आक्रमण रसिया पे है, और रसिया जो है सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। और बोला जाता है कि रसिया भी जो है सपोर्ट के लिए पनडुब्बी अपना भेज दिया था। कई पनडुब्बी जो है बंगाल के खाड़ी में, हिंद महासागर में पहुंचने लगा था। जब पनडुब्बी जब जाने लगा तब अमेरिका को लग गया कि अभी ये भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं था, अब ये जो है, उस समय दोनों मजबूत देश था ना, रसिया भी बहुत मजबूत देश था। अब लगा कहीं दोनों देशों में युद्ध ना हो जाए, क्योंकि उस समय रसिया से दबता था अमेरिका। तब फिर वो पीछे हटा है। बहुत प्रेशर था। हाँ, बहुत प्रेशर बनाया गया था अमेरिका को। ये अमेरिका जो है ये कब से चेंज हुआ है? अमेरिका जो है पहले जो है हमेशा जो है दबाने में ही रहता था। ये चेंज कब हुआ मालूम है? ये 2003-4 से 2002 से 2 के बाद से 2 के बाद अमेरिका का जो चेंजिंग होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब बुश जो है राष्ट्रपति बना था अमेरिका का, समझ में? जब बुश बना तब उसके बाद चेंज हुआ था, और तब प्रगाढ़ रिश्ता होने लगा, क्योंकि 98 में परमाणु बम का जो है निर्माण हुआ, उसके बाद और रिश्ता खराब हो गया। तब ना वहाँ पे बोला जाता है कि जब इंदिरा गांधी को जब लग गया कि कोई भी देश धमकी दे सकता है, कोई भी देश डरा सकता है, तो कुछ नहीं सोची, परमाणु परीक्षण करवा दिए। समझ में? परमाणु परीक्षण करवा दिए। कम थोड़े बैन लगा था भारत के ऊपर, सारा देश बैन लगा दिया था। सारा देश कुछ भी नहीं देता था, समझ में? फिर भी वो के परीक्षण करवा, भले वो सफल नहीं हुआ था, लेकिन परीक्षण करवा दी थी। फिर उसी परीक्षण के बेस पर जाके आगे 1998 में जो है फिर परीक्षण किया गया और सफल हो गया, समझ में? फिर बैन कर दिया गया 98 के बाद। फिर बाद में जो है बुश जब आए तब जाके थोड़ा प्रगाढ़ रिश्ता होना स्टार्ट हुआ, और 2008 में जो है पूरा प्रगाढ़ हो गया, जब भारत के साथ अमेरिका का जो है 1-2-3 समझौता हुआ था, नाभिकीय समझौता। और वो अमेरिका जो विरोध कर रहा था वो भारत को जो है परमाणु ऊर्जा देने के लिए सहमत हो गया 2008 में, समझ में? तो इतना आसानी से थोड़े किया है। जब भारत धीरे धीरे ग्रोथ करने लगा ना, जब ये बड़ा मार्केट बनने लगा, इकोनॉमिकल रूप से ग्रोथ करना स्टार्ट किया 1990 के बाद, तब जाकर लोग जो है इसको वैल्यू देना स्टार्ट किया। 1990 के पहले वैल्यू कहाँ देते थे? 1990 के बाद वैल्यू देना स्टार्ट हो गया, जब ये खूब बड़ा मार्केट बनना स्टार्ट हो गया, जब हम लोग उदारीकरण वैश्वीकरण करना स्टार्ट किए, तब उसके बाद हुआ। अब तो मतलब कहने ही नहीं है ना? अब हम लोग आते हैं संघ। अब जो है आपके जो सिलेबस है उसमें संघ है, भाग 5। भाग 5 में जो है संघ का जो उल्लेख किया गया है, और ये जो है भाग 5 का उल्लेख जो है ये आपका आर्टिकल 51 से, सॉरी आर्टिकल जो है 52 से 151, 52 से 151, आर्टिकल 151 तक जो है ये संघ का जो है बात करता है। ठीक है, क्लियर? संघ में जो है हम लोगों को 3 चीज़ जो है पढ़ना है। संघ में हम लोगों को 3 चीज़ पढ़ना है। ठीक है, पहला कार्यपालिका, दूसरा